गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। हम लोग फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं, हीट एंड इट्स इफेक्ट्स। और आज का हमारा टॉपिक है प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व बाय रीडिंग अ थर्मामीटर। हमने दो तरह के थर्मामीटर के बारे में पढ़ा है लास्ट क्लास में, क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो अब उसको रीडिंग करने में क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। थर्मामीटर शुड ऑलवेज बी वॉश बिफोर एंड आफ्टर यूज। जब भी थर्मामीटर का यूज किया जाए, उस थर्मामीटर को हमेशा यूज करने से पहले और बाद में उसको वॉश करके रखना चाहिए। रीड द थर्मामीटर बाय होल्डिंग इट्स हॉरिजॉन्टल सो टू कीप द लेवल ऑफ द मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। मतलब जब भी आप थर्मामीटर में से आप पढ़ेंगे, उसकी रीडिंग देखना चाहते हैं, तो उसको हॉरिजॉन्टल अपने सामने लगा के और बिल्कुल अपनी आंखों के सामने उसके मर्करी लेवल को रख के और तब उसकी रीडिंग को नोट करेंगे। हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर। इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन बी ब्रेक। उसका जो ग्लास होता है, जो स्टेम होती है ग्लास का थर्मोमीटर, वो बहुत ही डेलिकेट होता है, इसलिए उसको बहुत हैंडल करना चाहिए आराम से, ताकि वो किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ टच करके वो ब्रेक ना हो जाए। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। उसके जो बल्ब में जहां मरकरी लेवल होता है, वहां से उससे थर्मामीटर की रीडिंग के टाइम पे उसे पकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में हीट होती है और वो हीट से थर्मामीटर का जो मरकरी लेवल है वो अप हो जाएगा, तो आप एक्चुअल रीडिंग आप नहीं देख सकते। तो उसको मरकरी लेवल की साइड से नहीं पकड़ पड़ता है जहां पर बल्ब में मरकरी फिट होता है। डू नॉट डिप द थर्मोमीटर इन बॉइलिंग वाटर एज इट विल ब्रेक द बल्ब। और उसको वॉश करने के लिए हमेशा नॉर्मल वाटर से ही उसको वॉश करना चाहिए। गर्म पानी में अगर आप उसे डालेंगे तो वो उसका बल्ब ब्रेक होगा। अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सनलाइट और नियर अ फ्लेम, इट में ब्रेक। अगर आप उसे सनलाइट में रखते हैं या फ्लेम के पास ले जाते हैं तो भी उसके टूटने का खतरा रहता है। तो ये सारी प्रिकॉशन आपको लेनी है जब भी आप थर्मोमीटर से रीडिंग लेंगे। डू यू नो एन एल्कोहल थर्मामीटर इज चीपर, less harmful and can measure even lower temperature than mercury. But the main disadvantage of alcohol thermometer is that it cannot measure the temperature of 78 degrees Celsius. Therefore, mercury thermometer is preferred to alcohol thermometer. Mercury thermometer की तरह एक alcohol thermometer आता है जो कि इससे सस्ता होता है और less harmful होता है, लेकिन ये जो इसका जो टेम्परेचर है लोअर टेम्परेचर को रीड करता है, लेकिन 78 डिग्री से अबव टेम्परेचर को ये रीड नहीं कर सकता। इसलिए हम मरकरी थर्मामीटर का यूज करते हैं, अल्कोहल थर्मामीटर का यूज नहीं करते। नेक्स्ट दो क्वेश्चन हैं। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड विद थर्मामीटर। किसी भी टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का लेना हो टेम्परेचर तो थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज फ्रॉम -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ हीट। व्हेन यू हीट एन ऑब्जेक्ट में चेंज टेक प्लेस। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस डू अ सिंपल एक्टिविटी। टेक अ वेसल एंड पुट अ फ्यू pieces of raw vegetables into it. Fill the vessel up to the brim with water and close it tightly with a lid. Heat the vessel till water starts boiling vigorously. What do you observe? You observe that water becomes hot. As the water heats up further, it begins to overflow. Volume increases. Thus, heat causes expansion. जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं, मान लीजिए कि हम एक बर्तन के अंदर कुछ वेजिटेबल डाल के और उसको पानी से भर के और ढक के रख देते हैं, तो जब वो बहुत तेजी से बॉयल होता है हाई फ्लेम पर, तो पानी बाहर आना शुरू हो जाता है, उसका ओवरफ्लो हो जाता है उस बर्तन से। इसका मतलब है कि जब भी हम गर्म करते हैं वाटर को तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, यानी कि हीट जो है वो एक्सपेंशन का कारण है। एज द वाटर बॉयल्स, स्टीम ऑल्सो comes out of the vessel by pushing the lid. Water changes its state due to heat. After some time, the pieces of vegetable gets cooked. Thus, a number of changes takes place during heating. ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे बच्चों को चाय बनाना आता है। जब आप चाय रखते हैं और जब वो बॉयल होनी शुरू हो जाती है तो वो बर्तन से बाहर आने लग जाती है, अगर उसको सिम ना किया जाए तो इसका मतलब ये है चाय भी बन के तैयार हो जाती है। अगर हमने सब्जी रखी है उसमें तो सब्जी भी कुक हो जाती है। इसका मतलब है कि हीटिंग से बहुत सारे चेंजेस होते हैं।
So we can say that heat causes change in temperature, change in state, expansion and chemical changes. तो हीट की वजह से टेम्परेचर में चेंज होता है और कोई भी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टेट में चेंज होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सपैंड होता है और उसके अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं. हीट कॉजेज एक्सपेंशन. तो सबसे पहला जो चेंज है हम उसके बारे में पढ़ेंगे. एक्सपेंशन इज वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ हीट. All the substance, whether solid, liquid or gas, expand on heating and contract on cooling. However, the extent of expansion is different for solid, liquid and gases. जो हीट करने पर कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सपैंड होता है, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस फॉर्म में हो, और ठंडा करने पर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन इन सॉलिड्स. द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड. आपको सबको पता है कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत आपस में पास होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर होते हैं और गैस में बहुत दूर होते हैं. द पोजीशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड इन सॉलिड्स. और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड में वो बिल्कुल आपस में सटे हुए होते हैं. द स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. और जो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होती है उनको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन सॉलिड. मतलब सॉलिड के अंदर जो स्पेस होती है वो ना के बराबर होती है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग. दीज मॉलिक्यूल्स ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन. जो इसकी जो फोर्स होती है इसमें वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और मॉलिक्यूल्स उसमें आपस में वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं. ऑन हीटिंग अ सॉलिड द मॉलिक्यूल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग. जब किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते हैं और वाइब्रेट होने के कारण इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है. और जो स्पेस इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि सॉलिड का जो सॉलिड जो होता है वो इंक्रीज होकर के एक्सपैंड हो जाता है. मतलब कि वो उसकी जो स्पेस जो होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है. इसी तरीके से एक्सपैंड इन लिक्विड्स. आपको इसका एक एग्जांपल भी दूंगी अभी. द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर लेस क्लोजली पैक्ड एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड. सॉलिड से लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास नहीं होते, कुछ उनमें स्पेस होता है. और स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड इज मोर एज द मॉलिक्यूल्स आर एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे से थोड़ा दूर होते हैं. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग इन लिक्विड. अब दूर होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम होती है. द मॉलिक्यूल्स कैन दस मूव फ्रीली इनसाइड द लिक्विड. इसी वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जो है फ्रीली मूव कर सकते हैं. ऑन हीटिंग लिक्विड द मॉलिक्यूल स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर. और जैसे ही हीटिंग होती है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत जल्दी वाइब्रेट करना शुरू करते हैं और उसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज होता है और उसका वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ जाता है. लिक्विड एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग. एक्सपेंशन इन लिक्विड इज मोर देन सॉलिड. सॉलिड से ज्यादा लिक्विड में एक्सपेंशन होती है. नेक्स्ट है एक्सपेंशन इन गैसेस. The molecule in gases are very loosely packed as compared to the molecules in liquid. Gases में जो molecules होते हैं वो और भी दूर होते हैं, liquid से भी ज्यादा उनमें space होती है और सबसे मैक्सिमम होती है. सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में देखा जाए तो गैसेस में मॉलिक्यूल्स की स्पेस सबसे ज्यादा होती है. इसी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है. The molecules of a gas have the maximum freedom to move around independently. इसलिए जो उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स में जो उनका इंडिपेंडेंटली फ्रीडम से वो मॉलिक्यूल्स इधर से उधर मूव कर सकते हैं. ऑन हीटिंग अ गैस द मॉलिक्यूल स्टार्ट मूविंग मोर विगरसली. और गैस को हीट करने से जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं बहुत तेजी से मूव करते हैं और इसकी वजह से जो उनका इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत जल्दी इंक्रीज होता है और उसकी गैस की वॉल्यूम भी बढ़ जाती है. इसका मतलब है कि गैस एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग. हीट करने पर गैस की भी एक्सपेंशन होती है और गैस में लिक्विड और सॉलिड से सबसे ज्यादा एक्सपेंशन होती है.
नेक्स्ट है आपका एक्सपेंशन अराउंड अस। अब यहाँ पर कुछ आपके लिए एग्जाम्पल्स हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट द एंड ऑफ द स्टील ब्रिज is made to rest on rollers. Enough space is provided between the rollers for the expansion of steel during summers. जो भी आप एक ब्रिज बना हुआ होता है तो उनके रोलर्स के बीच में, मतलब ब्रिज के जो लास्ट एंड होते हैं, दोनों एंड होते हैं, उनमें स्पेस दिया हुआ होता है। देखो यहाँ बीच में गैप है ना, कि एक यहाँ जो ब्रिज बना है और ये स्टील का जो आपका फ्रेम बना है उसके बीच में गैप होता है। गैप होने का कारण ये है कि जब स्टील गर्म होगा समर के टाइम पर, तो स्टील गर्म होने से वो एक्सपेंड होगा, तो एक्सपेंड होने के लिए वहां पर गैप पहले से दिया हुआ होता है। गर्मी में जब बहुत गर्मी होती है जून जुलाई में, तो तब ये जितने भी ब्रिजेस होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं। इसी तरीके से आप अगर ध्यान दिया हो, आप जब भी किसी उस पे जाते हैं फ्लाईओवर पे, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद वहां पर आपको एक झटका सा लगता है, जहां पर आप देखते होगे कि बीच में आयरन की रॉड्स पड़ी हुई होती है, बड़ी बड़ी सी, बीच में स्पेसेस होते हैं, और उन दो रॉड्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है। और वो इसीलिए होता है कि जब गर्मी होती है तो वो आयरन जो होता है वो फैलता है, और उसको फैलने के लिए जगह पहले से बनाई होती है। और अगर वो जगह नहीं होगी तो क्या होगा कि वो ब्रिज या जो बना हुआ है फ्लाईओवर, वो क्रैक होने का खतरा रहेगा। नेक्स्ट, द फायर अलार्म कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल स्ट्रिप्स, वन ऑफ आयरन एंड अदर ऑफ ब्रास। फायर अलार्म के अंदर 2 मेटल स्ट्रिप्स होती हैं, एक ब्रास की और एक आयरन की। When the brass strip is heated, it bends on the side of an iron strip. As it bends, the circuit of the bell is completed. जब ब्रास की स्ट्रिप जो होती है वो हीट होती है, तो वो आयरन स्ट्रिप की ओर बेंड हो जाती है, और उससे क्या होता है, सर्किट जो होता है वो बेल का वो कंप्लीट हो जाता है, और बेल जो बजनी स्टार्ट हो जाती है। As the fire is put out, the strip gets cooled and straightens up again. और जैसे ही वो आग बंद हो जाती है तो उससे क्या होता है कि वो स्ट्रिप वापस ठंडी होकर अपनी फॉर्म में अपनी जगह पर आ जाती है और बेल बजना बंद हो जाती है। दिस कॉज द सर्किट टू ब्रेक द स्विचेस ऑफ द अलार्म। और इसी तरीके से सर्किट ब्रेक जो है बीच में लगाया जाता है। ड्यूरिंग समर द आयरन एक्सपेंड टू अलाउ एक्सपेंशन, स्पेसेस इज लेफ्ट बिटवीन द 2 सेक्शंस ऑफ द रेल ट्रैक्स। देखिए, जब भी यहाँ पर आपने रेलवे ट्रैक देखा हो तो रेलवे ट्रैक के बीच में आपको पटरियों के बीच में स्पेस दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर एक गैप दिखाई दे रहा है, ये गैप दिखाई दे रहा है। तो जब भी आप ट्रेन इस पे चलेगी, और समर के टाइम पर एक तो ट्रेन समर में, और ऊपर से ट्रेन जब चलेगी तो उसकी भी हीट आएगी, तो वो हीट की वजह से ये आयरन जो प्लेट्स होती हैं ये एक्सपैंड होती हैं, और एक्सपैंड होने के लिए इनको जगह देने के लिए ऑलरेडी इसके अंदर गैप छोड़ा जाता है। अदरवाइज ये जो ट्रेन होती है वो डी रेल होने का खतरा होता है कि एक्सपैंड होंगी तो वो अपनी जगह से हट जाएंगी, तो रेल के नीचे डी रेल होने का खतरा रहता है। लिक्विड थर्मामीटर्स आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट लिक्विड एक्सपैंड ऑन हीटिंग। इसी तरीके से लिक्विड थर्मामीटर जो होते हैं वो भी इसी उस पे बेस होते हैं, और लिक्विड जो है वो हीट करने पर लिक्विड एक्सपैंड होता है। तो इसको जो है आप इस चैप्टर में हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट। When hot tea is poured into a saucer, it is observed that the saucer gets warmer and the tea a little colder. The hot tea transfers some of its heat to the saucer and cools down, while the saucer gains some heat and gets warmer. कभी कभी जब चाय को ठंडी करके पीना होता है तो उसे क्या डालते हैं, हम प्लेट में डाल लेते हैं। प्लेट में डालने से चाय ठंडी क्यों हो जाती है, क्योंकि चाय की हीट प्लेट में चली जाती है, और प्लेट में जाने से चाय हमें ठंडी फील होती है क्योंकि उसकी हीट प्लेट में जा चुकी होती है। द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट अ हायर टेम्परेचर टू अनदर ऑब्जेक्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट एट अ लोअर टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। इससे हमने क्या किया कि जो चाय की हीट थी उसको हमने प्लेट में ट्रांसफर कर दिया, मतलब हायर टेम्परेचर से हमने लोअर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट में डाल दिया, तो उससे क्या हुआ, हीट ट्रांसफर चाय से प्लेट में हो गई। तो ये कहलाता है ट्रांसफर ऑफ हीट।
Imagine your teacher has to be distribute notebooks to the students in the class. He or she can do it in 3 ways. टीचर जो है वो क्लास में नोटबुक्स जब वापस करती है तो वो 3 तरीके से हो सकता है. She can hand over the notebook to the first student and ask him to pass it on the next student, and the next student pass it on to the next student, and so on. In this way, the last student can receive the notebook without actually moving from his place. मान लीजिए कि आप बैठे हैं अपनी डेस्क पर और सबसे पीछे वाले को अगर हमें नोटबुक वापस करनी है तो फर्स्ट को दिया, फर्स्ट ने सेकंड डेस्क को दिया, सेकंड ने पीछे, ऐसे करते करते पीछे नोटबुक पहुंच जाएगी और सब अपनी जगह पर बैठे रहेंगे, कोई भी मूव नहीं होगा. दूसरा तरीका ये है, द टीचर में आस्क ऑल द स्टूडेंट्स टू लाइन अप, कॉल वन स्टूडेंट आफ्टर अनदर एंड रिसीव. एक दूसरा तरीका है कि टीचर ने एक एक करके स्टूडेंट्स को अपने पास बुलाया, वो नोटबुक लेके फिर अपनी जगह पर वापस गया. और उसके बाद थर्ड तरीका, द टीचर में थ्रो द नोटबुक डायरेक्टली टू द स्टूडेंट विदाउट डिस्टर्बिंग दोज इन द बिटवीन. और तीसरा तरीका कि उसने उठा करके फेंक के दिया कि ये लो आपके पास पहुंच गया, तो उससे क्या होगा. सिमिलरली इन नेचर देयर आर 3 डिस्टिंक्ट वेज इन द विच हीट इज ट्रांसफर्ड. ऐसे ही 3 तरीके हैं हीट को ट्रांसफर करने के. दीज आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. तो ये 3 तरीके हैं, कंडक्शन, हीट को ट्रांसफर करने के तरीके हैं, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में.